Good morning to all kids. In the previous videos, we saw that how the tripartite struggle started और जो तीनों मेन डायनेस्टीज इस स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे वो कैसे धीरे धीरे डिक्लाइन करते चले गए, क्योंकि उनके जो सबऑर्डिनेट्स थे, जो उनके एसोसिएट्स थे, उनके साथ थे, वो सब धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते चले गए। और ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इन लोगों ने अपनी सारी ताकत इस कन्नौज और वैली जो था इंदस वैली उसको कवर करने के लिए लगा दी थी। सो दे वर नॉट लेफ्ट विद वेरी स्ट्रॉन्ग पावर एंड एवरीथिंग। सो व्हाट हैपेंड कि जो भी इनके अंडर में थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते चले गए। और जब यूनिटी नहीं रह गई और लगातार इनमें आपस में दुश्मनी बनती चली गई, तो इससे बाहर वालों को अटैक करने का मौका मिला एंड दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ओके, सो नाउ टुडे वी विल नो मोर अबाउट दिस न्यू किंगडम्स। ये जो छोटे छोटे नए किंगडम्स इमर्ज हुए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ओके, हाउ इट वर्कड एंड व्हाट वाज द कंडीशन देयर। First point, the new kingdoms were divided into provinces called Bhuktis, which were divided further into Vishyas, and the governor was in charge of the Bhuktis and Vishyapati looked after Vishyas। ठीक है, सबसे पहले इन्हें प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, छोटे छोटे इलाकों में डिवाइड किया गया था किंगडम्स, क्योंकि एक साथ बहुत बड़े एरिया पे कंट्रोल कर पाना, रूल कर पाना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। सो व्हाट हैपेंड, इन्हें छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया जिन्हें भुक्तीज कहा जाता था, और फिर इन्हें इन भुक्तीज को भी विश्यास में डिवाइड किया गया। जो गवर्नर होता था वॉज द इंचार्ज ऑफ द भुक्तीज, और विषयपति जो विषयास की ध्यान के एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखता था उसे विषयपति कहा जाता था। ओके, देन द सेकेंड पॉइंट, द विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अंडर द विलेज हेडमैन दैट सपोर्टेड बाय विलेज कम्युनिटीज। ओके, सो द विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यानी कि जो गांव थे वो सबसे छोटे बेसिक यूनिट थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स के, और जैसे भी जो कि अंडर था विलेज हेडमैन के, और उसे विलेज की कमिटी जो कमिटीज़ बनती थी वो हेल्प करती थी हेडमैन को अपना काम करने में। देन द थर्ड वन, द किंग्स ऑफ द न्यूली इमर्ज्ड किंगडम्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज एंड त्रिभुवन। जो नए किंगडम्स इमर्ज हुए थे टूट करके इन बड़ी किंगडम्स से, सो व्हाट दे डिड, उन्होंने अपने बहुत भारी भरकम नाम रखने शुरू किए, एंड दैट वाज लाइक द महाराजाधिराज एंड त्रिभुवन। ओके, जिसका नाम सुन करके ही थोड़ा सा हेवी फील हो, दैट काइंड ऑफ टाइटल दे स्टार्टेड यूजिंग बिफोर देयर नेम्स। द किंग वॉज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो पूरा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था, पूरा ग्रुप होता था मिनिस्टर्स का जो किंग को एडवाइस करता था हर बात पे। दैट इंक्लूडेड द फॉरेन मिनिस्टर, जिसे संधि विग्राहिका कहते थे, स्टोर हाउस इंचार्ज, जिसे भंडारगारिका कहते थे, फोर्ट इंचार्ज, जो किले का जिसके हाथ में सारी कमान होती थी किले की देखभाल करने की, वॉज कॉल्ड द कोटापाल। द कमांडर ऑफ आर्मी दे वॉज कॉल्ड महासेनापति, एंड द रॉयल प्रीस्ट, जो राज पुरोहित होते थे, दे वर द रॉयल प्रीस्ट। ओके, देन द किंग मेंटेन्ड हिज ओन आर्मी, राजा की अपनी सेना होती थी, वो खुद उसे मेंटेन करते थे, एंड डिपेंडेड अपॉन हिज फ्यूडेटरीज फॉर ट्रूप्स एंड आर्मामेंट्स एट द टाइम ऑफ वॉर। और जो उनके सहयोगी होते थे अपनी फैमिली से या दूसरे फ्रेंड्स जो नोबल्स होते थे, उन पे वो डिपेंड करते थे वॉर के टाइम में अपने ट्रूप्स और उनके आर्म्स के लिए। द किंग गेव ग्रांट्स ऑफ लैंड टू मेनी ऑफ हिज लेसर किंग्स और फ्यूडल लॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ सैलरीज। जो इन्हें हेल्प करते थे इनके मिलिट्री में, इनकी सेना में, जो इन्हें अपना लैंड यूज़ करने देते थे किंग्स को, तो उन्हें सैलरीज़ की जगह बड़े बड़े जो ज़मीन के टुकड़े होते थे वो दी जाती थी, जैसे जिसे कहते हैं ज़मींदारी, वो दे दी जाती थी कि आप वहाँ रूल कीजिए, ये आज से ये एरिया आपका हो गया। ओके, दैट वाज द काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दीज स्मॉलर किंगडम्स। देन कम्स द सोशल लाइफ। द राजपूत्स वर अ पार्ट ऑफ द क्षत्रिय क्लास। वो वॉरियर्स थे, लड़ते थे, राजा की हमेशा प्रोटेक्शन में लगे रहते थे, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते थे, लोगों की सहायता में लगे रहते थे।
So they were the warriors, and most of the Rajput ruling classes claimed their lineage from either Agni, sun और moon. यानी कि वो कहाँ से आते थे, उन्होंने कहा या तो वो अग्नि, सन या मून से, उनका लाइनेज वहाँ से माना जाता था. एंड दे एंजॉयड हाई स्टेटस इन द सोसाइटी. समाज में इन्हें काफ़ी ऊंचा स्थान दिया गया था. अ न्यू क्लास ऑफ क्लरिकल स्टाफ इमर्ज. क्लरिकल स्टाफ मीन्स जो बही खाते रखना, अकाउंट्स चेक करना, ऑफिस के सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, इस तरह के काम जो करता था, दैट क्लास इमर्ज्ड एंड दे वर नोन एज द कायस्थ. ओके. द पोजीशन ऑफ विमेन डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड. पर इस वक्त क्या हुआ था, विमेन का पोजीशन और भी बहुत नीचे चला गया था. जैसे पॉलीगैमी, सती, चाइल्ड मैरिज, इस तरह के जितने भी एविल्स थे वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे और माने जाते थे. सो द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट वेरी गुड एट दैट टाइम. देन कम्स द इकॉनमी. बेसिकली इकॉनमी हमेशा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है, बिकॉज दैट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन दैट टाइम ऑल्सो, एंड स्टिल वी हैव द एग्रीकल्चर एज द बेसिक ऑफ आर इकॉनमी. और लैंड रेवेन्यू जो इससे मिलता था वो बहुत बड़ा स्टेट के ट्रेजरी का हिस्सा होता था. ओके. देन both internal as well as external trade took place during this time. external और internal दोनों तरह की ट्रेडिंग होती थी, यानी अपने रीजन में भी और रीजन से बाहर, अपने क्षेत्र से बाहर जाके भी लोग ट्रेड करते थे, बिजनेस फैलाते थे. एंड श्रेणीज और ट्रेड गिल्ड्स, अलग अलग तरह के जो ट्रेडर्स होते थे वो अपने अपने ग्रुप्स बना करके और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते थे. दे वर कॉल्ड द श्रेणीज और द गिल्ड्स. इंडिया एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, precious stones and so many other things like the material for the clothes and all these things from here, and then imported horses and precious metals. और बाहर से ये horses और महंगे metals import किया करते थे. The very important thing which happened after the tripartite struggle, that was the rise of a number of kingdoms थ्रूआउट द नॉर्थ एंड सेंट्रल एशिया. नॉर्थ और सेंट्रल एशिया में बहुत सारे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे वो इमर्ज होकर के सामने आए, एंड दे वर रूल्ड बाय सम वॉर लाइक क्लैंस ऑफ मिस्टीरियस ओरिजिन. और जो किंगडम्स थे, ये जो स्मॉलर किंगडम्स इमर्ज होकर सामने आए, उन्हें वहाँ जो लोग रूल करते थे उनका मानना था कि वो दे केम फ्रॉम द सन, वो सूर्य के पुत्र थे, और दे वर द सूर्यवंशीज. और कुछ लोगों ने उनका ओरिजिन ट्रेस किया फ्रॉम द ल्यूनर फैमिली ऑफ द एंशिएंट पांडवास, इसलिए उन्हें फिर चंद्रवंशीज कहा गया. और कलेक्टिवली इन दोनों तरहों को, जो सूर्यवंशीज थे और चंद्रवंशीज थे, इधर फ्रॉम द लाइनेज ऑफ द सन और फ्रॉम द ल्यूनर फैमिली, they were collectively called the Rajputs. Okay, so this was the emergence of a new clan, new ones जो इन किंगडम्स पे रूल करते थे. दे टर्म्ड एज द राजपूत वंस, जिसका जो ओरिजिन है राजपूत का वो संस्कृत वर्ड राजपुत्र से है. राजपुत्र मतलब सन ऑफ अ किंग, जो राजा का पुत्र हो. ओके, जहाँ पे रॉयल लाइनेज आता हो, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो. सो like that only they ruled for so many years. But before, when we were talking about the decline of those kingdoms of the tripartite struggle, we also talked about the invasion of Turks, कि किस तरह से अपनी यूनिटी, अपने इंटरनल हम लोग क्योंकि वीक थे तो बाहर के लोग आकर के और हम पे रूल करने लगे, एंड दैट हाउ दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. So here we will talk about the Turk-Afghan invasions by Ghazni and Ghori, कि उन लोगों ने कितनी बार इंडिया पे हमला किया और आक्रमण करके यहाँ की सारी संपत्ति को लूटते रहे और यहाँ के लोगों को हरास किया. So many times they just plundered each and everything. In the 10th century, a new kingdom emerged in Ghazni, that is in Afghanistan, और ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ एक ये आउटस्टैंडिंग रूलर थे. He was named as महमूद गजनी, जिन्होंने 1000 से 1027 सेंचुरी के बीच 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक किया और इसे लूटा और बिल्कुल बर्बाद कर दिया. एंड बेसिकली ही टारगेटेड ऑल द मेन
टेम्पल्स ओवर हियर, क्योंकि उस वक्त टेम्पल्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा खजाने होते थे, लोग दान देते थे, राजा का सब कुछ वहाँ होता था. सो दे प्लंडर्ड एवरीथिंग, उन लोगों ने सारे खजाने लूटे. सो यू कैन इमेजिन कि एक दो बार नहीं 17 बार. सो कितना ट्रेजर यहाँ होगा. और सारे मंदिरों को इन्होंने लूटा और बर्बाद कर दिया. अल-बरूनी हु इज़ अ वेरी ग्रेट पर्शियन स्कॉलर, वो अपनी बुक जिसका नाम किताबुल हिंद और तहकीके हिंद है, ही एक्म्पनीड गज़नी और ऑन हिज इंडियन एक्सपीडिशंस. जब गज़नी इंडिया में अपने एक्सपीडिशंस के लिए आते थे तो वो उनके साथ होते थे. सो उस बुक में उन्होंने पूरा डिटेल लिखा है, हाउ द टर्किश इवेजन वॉज देयर, हाउ इट स्टार्टेड, और किस तरह से सब कुछ बर्बाद हुआ, हाउ दे केम टू इंडिया एंड प्लंडर्ड ऑल द वेल्थ. सब कुछ लूट करके यहाँ का जो वेल्थ था वो चले गए, बिकॉज गौरी वांटेड टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर हियर, बट ही नेवर डिड दैट. और बस उन्होंने सब कुछ लूटा और लूट के बर्बाद किया. देन वी मस्ट थिंक दैट व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दीज इन्वेजन. सबसे पहली चीज़, जो वेल्थ गया वो तो अलग था, यहाँ के कल्चर पे उन्होंने अटैक किया, क्योंकि इट वॉज बेसिकली द टेम्पल्स विच वर टारगेटेड वंस. तो जो इनका इन्वेजन था उससे जो कल्चर्स थे दे इंटरमिंगल्ड. सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि जो रिलीजियस कल्चर इंडिया में था डैट वाज कंसिस्टेड ऑफ आइडल वर्शिप ओनली. उस वक्त यहाँ मूर्ति पूजन ही, क्योंकि हिंदूज ज़्यादा थे, बाहर के कोई उस वक्त आए नहीं थे, कोई इन्वेजन वैसा नहीं था. सो इट वाज द कल्चर ऑफ आइडल वर्शिप. और जिन लोगों ने इंडिया पे अटैक किया, दे प्लंडर्ड एवरीथिंग, दे वर द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम. ये जितने भी इन्वेडर्स थे, दे वर द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम एंड दे ब्रॉट द इस्लामिक कल्चर. और इस्लामिक कल्चर और कंसेप्ट वो अपने साथ लेके आ गए, जिसमें कि सिंगल एक फॉर्मलेस गॉड की पूजा होती है, जिसमें कोई आइडल वर्शिप के लिए कोई जगह नहीं है. तो इससे क्या हुआ, कल्चर यहाँ पे मिक्स होता चला गया. द पीपल हियर, द मेन पीपल हु वर द रेसिडेंट्स ऑफ दिस रीजन ओनली, वो आइडल वर्शिप में विश्वास रखते थे, एंड द इन्वेडर्स वर द फॉलोवर्स ऑफ द फॉर्मलेस गॉड. सो इससे क्या हुआ कि दोनों कल्चर्स आपस में बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गए, एंड देयर ट्रेडिशंस, कस्टम, सब कुछ एक दूसरे से प्रभावित हुए, एंड दैट लेड टू द प्रेजेंट डे इंडियन कल्चर. आज हम लोग जिस कल्चर को फॉलो करते हैं, जहाँ कुछ लोग फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं, कुछ फॉर्म्स में बिलीव करते हैं. सो दैट स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम ओनली. ओके, you all read the chapter thoroughly, read the case study of the Cholas also in the South India, and then you will be able to do the back exercises. Okay, thank you.